वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। तारीख गवाह है कि हव्वा की बेटी को हर दौर में किसी न किसी तरीके अजियत का निशाना बनाया जाता रहा। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ भी हव्वा की बेटियों को इसी तरह तार तार किया जाता रहा। पहले मुख्तारा माई का गैंग रेप किया गया, फिर कंदील बलोच को गैरत के नाम पर निशाना बनाया गया और अब एक तीसरा होलनाक वाकया यानी दरिंदगी की इंतहा की गई। यहाँ पर एक औरत के पाँव काट दिए गए। महज रंजिश क्या थी? रिश्ते का तनाजा। छुरियां मारकर उसकी आंखें निकालने की कोशिश की गई। ये वो घना जंगल है जहाँ पर उस औरत को अजियतें दी जाती रही। रंजिश सिर्फ रिश्ते की थी या मामला कोई और था? उस औरत को मारकर जिस कमरे में फेंका गया उसको जिंदा लाश बनाया गया। इस वक्त उस कमरे में मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ वो अब खून में लथपथ अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही। इस वक्त मैं उस कमरे में मौजूद हूँ। यहाँ पर उन सफाक लोगों ने पाँव काट दिए कुल्हाड़ी से। बात वाकई रिश्ते की थी या उनके अंदर कोई और छुपी ऐसी राज की बात थी जिसकी वजह से वो निशाना बना रहे थे? सगे भाई ने अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसको खून में इस तरह से तड़पता छोड़कर यहाँ पर बंद करके चले गए। कहते हैं कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। इस वक्त वो खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उसकी आंखों की बिनाई जिंदगी भर लौट पाएगी नहीं, वो बच पाएगी नहीं। इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग से वो लड़ रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको तमाम तर चीजें दिखाते हैं। ये वाकया किसने किया, कैसे हुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहाँ पर वो मुतासरा खातून लाई गई जिनको बेदर्दी से अजियत दी गई। इस वक्त वो खातून शरीफा बीबी यकीनन ज़्यादा बात करने की हालत में तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब उन्हें कुछ होश आ चुका है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनसे वहाँ पर किस तरह का सलूक किया गया, कैसे लेके गए, हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरी दीदी को आ रही है आवाज़ आपको मेरी? अच्छा, आपके साथ हुआ क्या था वहाँ पे? आपको लेके गए, उन्होंने क्या किया था वहाँ पे? चोंच वाली के शामर अंदर आ गए। चोंच वाली कोई चीज़ मारते रहे? हाथ मेरे, ये आपके हाथों पे जो है वो मैं देख रही हूँ निशान भी इस वक्त मौजूद हैं। ये उंगलियां कटी हुई हैं आपकी। ये किस तरह कटी थी? ये पता क्या मारे ने नाम मुराद है। कोई चीज़ मारी थी? चोंच वाली के साथ चोंच हाथों पे भी चुभोई थी आपकी? हाथ अखी दे वो बेंदी जो रह गया। और क्या किया था आपके साथ? कुहाड़ी जाने लत्ता कपे ने पाँव काटे थे आपके? किस चीज़ से काटे थे? कुहाड़ी ना, कुल्हाड़ी से काटे थे। आपके ये हाथों पे छुरियां मारी थी या चोंच वाली कोई और चीज थी? चोंच वाली पता, छुरी की तरह की थी? क्या पता क्या हाथ रे, मेरे आंगलें कटी, मेरी आँखें कटी। नाज़रीन, इस वक्त शरीफा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं और अजियत इतनी दी गई। एक इंसान की आंखों में जब छुरियां मारी जाएं, उसको जब जानवरों की तरह ज़िबा करने की कोशिश की जाए, उसे काटा जाए, उसे मारा जाए, इस नेहज पर अपनों ने पहुंचा दिया, तो वो एक बूढ़ा इंसान किस तरह से बात करेगा? वो किस तरह से हिम्मत जोड़ पाएगा कि वो कुछ भी बयान करे? शायद शरीफा बीबी लफ्ज़ जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन टूटते हुए अल्फाज मुंह से निकलते हैं। असल में वहाँ हुआ क्या था? क्योंकि उस दिन शरीफा बीबी की बेटी भी साथ मौजूद थी। वहाँ पर क्या हुआ था हम ये उनसे पूछेंगे। बात करने की हिम्मत क्योंकि शरीफा बीबी में नहीं है। डॉक्टर से भी पूछेंगे कि अब इनकी कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है या ख़तरे से ये बाहर है। लेकिन पहले बेटी से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त नुसरत बीबी हमारे साथ मौजूद है जो कि शरीफा बीबी की वो बेटी हैं जब उनको उठा के ले जाया गया बुरी तरह से मारने तशद्दुद करने के लिए, उस वक्त उनके साथ मौजूद। नुसरत बीबी, आप मौजूद थी अम्मी के साथ जब ये तमाम तर वाक़या जी? मैं बिल्कुल मौजूद थी अपनी अम्मी के साथ। हुआ क्या था उस दिन? कहाँ से आ रहे थे आप? अम्मी तो आपकी बात करने से कासिर हैं, ज़्यादा बात नहीं हम कर पाए उनसे। जी, जो हमारे मुलजिम है ना, उन लोगों ने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया था अपनी बेटी का। अच्छा। जो असला मैंने उसने अपनी बहन का लगाया, तभी हमारी बहन आप लोगों ने गवाह की। उस चीज़ की केस की रेट की हुई थी उन लोगों ने, तो उसकी पेशी थी और मेरी अम्मी और मैं हम दोनों पेशी पे गए हुए थे। पेशी से हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में से 9 बंदे थे, 6 मोटरसाइकिल पे थे। इन लोगों ने अगवा कर लिया था मेरी अम्मी को और मुझे। मोटरसाइकिलों पे थे तो अगवा कैसे किया? कैसे था? हम भी किराए पे मोटरसाइकिल पे वापस आ रहे थे तो आगे आके इन्हें मोटरसाइकिल दे दिया। आप लोग भी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे? हम भी मोटरसाइकिल पे आ कौन था रहे साथ थे। आपके? किराए का मोटरसाइकिल था। तो चला कौन रहा था? मतलब जो आदमी है हम किराए पे वो चलाते हैं, गांव में वही चलाते हैं किराए पे अच्छा, मोटरसाइकिल ना। अच्छा तो आगे आके इन्हें मोटरसाइकिल दे दिया था, हमें वहीं रोक दिया था। अच्छा।
हाँ, तो वो आदमी डर गए थे, 6 मोटरसाइकिल थे, एक आगे आ गया पास में, तो चारों तरफ से हम लोग को घेर लिया। वो आदमी किस तरह से भाग गया वहाँ से, ये मैं सारी बात आपसे पूछती हूँ। असल मुद्दा क्या था कि बेटी का इल्ज़ाम क्यों लगाते थे आप लोग? इस वजह से लगाते थे क्योंकि जो मेरी बहन छोटी है, मुझसे भी छोटी मेरी बहन है, वो हमने अपने मामू को दी हुई थी, बहू थी उनकी बहू थी, बट्टा सट्टा हमने किया था। अच्छा। तो जो मेरा भनवाई था ना, उसकी पहले भी वो शादीशुदा, दूसरी शादी मेरी बहन के साथ थी। अच्छा। तो जो मेरी बहन के बदले उन्होंने दी थी ना, उसने मेरे भनवाई ने अपनी बहन का मंगनी कर दी थी। आपके भाई को दी हुई थी? जी, वट्टे सट्टे का मामला था। तो उसके साथ मंगनी की थी। 10 साल के बाद उन्होंने कहा था वो हमने नहीं देनी। तो मेरे भनवाई ने कहा था जो मेरी पहले घर में से बेटी है ना, मैं वो दूंगा। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। उसका निकाह कर दिया था मेरे भाई के साथ। अच्छा, तो फिर सेटलमेंट हो गई? उसका निकाह कर दिया था। उस टाइम लड़की मतलब शादी के लायक नहीं थी, निकाह पक्का हो गया था कागजी। तो अब जब शादी के लायक हमने शादी मांगी तो इस चीज पे उनकी लड़ाई हुई थी। मेरी बेटी नहीं मान रही इस चीज पे कि मनकूहा वो आपके भाई की थी, अब हाँ वो जी, नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो अभी जो हमारे पर इल्जाम लगाया उस लड़की का नहीं लगाया जिसको साथ मेरे भाई का पक्का निकाह था। अच्छा। और जो दूसरी थी ना, उसकी बहन जो थी ना, वो उसकी भी शादी कर दी थी, कहीं और शादीशुदा थी, उसका इल्जाम हमारे पर लगाया भी ये इन लोगों ने अगवा कर लिए। अच्छा, ये जिन लोगों ने आप पे जुल्म और तशद्दुद किया, ये आपकी बहन के ससुराल वाले थे? इसके अलावा आपके रिश्ते में क्या लगता है? जी, मेरी बहन के ससुराल वाले एक ससुर है, सास है उसकी। इसके अलावा आपके और उसके अलावा जो है ना, मेरी वालदा के एक भाई है, 2 भाई हैं और मामू 2 है, यानी आपके जी सगे एक मामू तो सगा मामू है और जो बड़ा रसूल बैठ के ना, वो मेरी अम्मी के सुतेला मामू है। यानी कि सगे और 2 भाइयों उसके ने बेटे मारा, थे, सगे भतीजों ने मारा जी, अपने ही घर के लोगों ने, अपने घर के लोगों ने मारा। सही। अच्छा, असल वजह सिर्फ वट्टे सट्टे का तनाजा कि रिश्ता ना देना या ना लेने की वजह, ये वजह बनी जी। अच्छा, उस दिन फिर जब आप लोगों को इन्होंने वहाँ से किडनैप किया, उठा के लेके आए, अगवा किया, फिर वो खुद भी मोटरसाइकिलों पे थे, गाड़ियों में नहीं थे, आप लोगों को मोटरसाइकिलों पे कैसे अगवा कर लिया? अम्मी को और मुझे हमारे मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया और बीच में बिठा दिया मोटरसाइकिलों पे। किसी ने नहीं देखा आप लोगों को? किसी ने नहीं देखा, बीच में बिठा दिया, आगे बंदे बैठ गए और पीछे भी उठा के अपने घर ले गए। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? और वहाँ जाके मुझे बांध दिया। अच्छा। और अब मेरी अम्मी के साथ तशद्दुद करने लगे आपके सामने? आपके मेरी अम्मी के सामने, जो है मेरा भनवाई था और मेरा सगा मामू था मुनीर। अच्छा, तशद्दुद करते हुए कहते क्या थे? उन्होंने ये कहा था मेरे भनवाई ने भी, तुम लोग अपनी माँ के ऊपर जी रहे हो, भी हमारी माँ है, तुम लोग के सामने देखो मैं तुम लोग की माँ के हशर क्या करता हूँ। क्या किया फिर, क्या देखा? तो पहले जैसे ना असलम ने कुल्हाड़ी मारी मेरी मम्मी के पाँव पे। अच्छा। और उसके बाद मुनीर ने मारी। हाँ। और उसके बाद असलम का जो बाप था अफजल, उसने मारी। और मेरी मम्मी के सामने मेरी जैसे काट रहे थे ना, मैं उनके साथ इतनी कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी मेरी अम्मी को छोड़ दो। और जब मैंने देखा मेरी अम्मी को पाँव बिल्कुल काट गए हैं और दूसरे जो थे वो आंखें निकाल रहे थे, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद और जब मुझे होश आया था तो मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली पड़ी थी और ताला लगा। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की थी। उन लोगों ने आंख उठाया। अल्लाह ने आपकी अम्मी को एक नई जिंदगी दी है ना। फिर अच्छा हुआ, फिर 15 पे कॉल किया आपने, कैसे बुलाया? उन लोग को मैंने बुलाया था, वो आए थे वहाँ से, फिर मेरी अम्मी को बाहर निकाला था, हॉस्पिटल लेके गए थे। तुम्हारे हाथों पे भी झुलसे हुए निशान हैं, चेहरे पे भी हैं, किस चीज के? उन लोगों ने मेरे पर तेजाब डाला था। ये आपके मामू ने ही आप पे तेजाब फेंका, फिर आपकी अम्मी को भी आपके मामू ने मारा। ये एक ही घर के लोगों ने हमारी माँ की जिंदगी भी तबाह की, हम दोनों बहनों की जिंदगी भी तबाह की है। ये इंसान है कि जलाद है। माँ की जिंदगी तबाह, मतलब पहले क्या किया माँ के साथ? माँ की जिंदगी अभी तबाह की है, पहले बेटे को किए फिर माँ की कर दी ना। जिसकी आंखें निकालने की कोशिश की तो अल्लाह मियां की मेहरबानी है, अभी तक डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बिल्कुल वो देख पाएगी जब चल सकेगी। मगर हम यही दुआ कर रहे हैं हमारी माँ ठीक हो जाए। अल्लाह पाक आपकी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को हौसला दे। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? जी कर रही है अभी तक, मतलब मैं तो उस टाइम कहूँगी कर रही है हमारे साथ, जब हमारे सारे मुलजिम जो है ना वो पकड़े जाएंगे। सारे नहीं पकड़े अभी तक, सारे नहीं पकड़े, जो असल 3 है वो तो नहीं पकड़े गए। नाज़रीन, नुसरत बीबी इस वक्त हमसे निढाल हैं, जिस तरह से रो पड़ी, आंखों से आंसू छलक पड़े। जाहिर है कौन सी औलाद है जो अपनी माँ को ऐसे तड़पता खून में लथपथ देखती है। माँ उसकी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो, मौत को इतने करीब से देखा हो, उस औलाद पे क्या बीतती है ये शायद वो खुद भी अभी बोल नहीं पा रही। जो कुछ देखा, जितना देखा, जैसे सब ने कोऑपरेट किया, जो असल हकाइक थे नुसरत बीबी ने सब बयान कर दिए। अब
डॉक्टर की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि शरीफा बीबी की हालत इस वक्त कैसी है, ख़तरे से बाहर हैं, क्या है आगे मज़ीद उनका ट्रीटमेंट किस तरह से चल रहा है और कितना अरसा लगेगा उनको वापस दोबारा अपनी ज़िंदगी में बहाल होते हुए। डॉक्टर की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर मुअज़्ज़म हुसैन साहब जो कि DMS है नेशनल हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शरीफा बीबी की हालत किस तरह की थी जब उसे यहाँ लाया गया, ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ तक मौसर साबित हुआ है, अब नेक्स्ट उनकी कंडीशन कैसी है, वो इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें अपना वक्त देने के लिए। शरीफा बीबी को जब यहाँ लाया गया तो जो सूरत हाल एक आम इंसान के तौर पे मैंने सुनी, उससे तो रूह कांप गई, यकीनन काफ़ी क्रिटिकल होगी। तो कुछ आप बता सकते हैं कि क्या था उनके साथ, मेडिकल इश्यूज़ क्या क्या थे उस वक्त? उस वक्त उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल थे। अच्छा। जब हमारे हॉस्पिटल में लाए उस क्रिटिकल कंडीशन थी, थोड़ा खून भी बह गया था। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे कॉम्पिटेंट डॉक्टर की मौजूदगी की वजह से उनकी अब सेहत बर वक्त जो है वो उस पर काबू पाया गया। अच्छा, क्या क्या डैमेज क्या क्या हुआ था? उनके ये जो टखने हैं उनको काटने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छा। माशाल्लाह टखने बच चुके हैं। डॉक्टर साहब, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी, यकीनन उनकी आंखें जो हैं वो डैमेज की गई। वो जी, क्या कोई नोकीली चीज मारने की कोशिश की आंखों है के अंदर? आंखों के अंदर, उससे जो वो बताते हैं उनके लवाहिकीन। कोई छुरी टाइप चीज थी, क्योंकि उनकी उंगलियां भी कटी हुई है, उससे पता लग रहा है कि पतरी आप टाइप चीज ठीक है। कह रही हैं, लेकिन ये है कि नोकीली चीज थी, तेज धार तेज कह धार सकते आला हैं। हो सकता है। लेकिन ये है कि अब उनकी आंखों के लिए भी डॉक्टर साहबान ने देखा है, आंखों के डॉक्टर ट्रीटमेंट जो साहबान है वो आगे बड़े मुतमईन है कि इंशाल्लाह बचाया जा सकता है आंखें इनको बच आगे। जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है। अब थाने का रुख करेंगे और इंसफाक मुल्जिमों से बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि वो इस हैवानियत पर उतर आए। बात कोई रिश्ते की थी या रंजिश कोई और थी? कोई अपनी ही बहन को इस तरह से कत्ल करने की कोशिश करता है, सिर्फ ना कत्ल करने की, अजियत दे दे के मारने, कोई इस हद तक क्यों जाता है, वो इस नहज पे क्यों आए, उन्हें से चल के पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना शहर सुल्तान में मौजूद है और यहाँ पर वो सफाक लोग मौजूद हैं जिन्होंने सफाकियत के इंतहा एक तारीख रकम कर दी है और अपनी ही बहन को जिस बेदर्दी से मारा, जिस तरह से उसके पाँव काटे, जिस तरह से उसको अजियतें दी, जिस तरह छुरी से उसकी आंखें निकालने की कोशिश की, वो सब तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। इन्होंने ये क्यों किया, इन्हीं से पूछ लेते हैं। वाकई कोई इनको रिश्ते की रंजिश थी या इनके दिल में करोध कोई और था, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अफजल। शरीफा बीबी क्या लगती है तुम्हारी? बहन। बहन लगती है? बहन। तुम्हारी सुतेली बहन है? अच्छा, क्यों मारा है उसको? क्या पता, मैं तो असद लिहाज से कहना मारा, क्या पता है। तुमने नहीं मारा? तुमने नहीं मारा? तुम्हारे साथ उसका लड़ाई झगड़ा क्या था, मसला क्या था? मसला तो वही है, मेरी धी उन्हें अगवा की थी। तुम्हारी बेटी को उन्होंने अगवा किया हुआ? क्यों किया हुआ? हुन अल्लाह जानते हो क्यों किया है, जो अगवा कर वेने पुजरा ने भी असाई खातिर। तो तुमने जाके पूछा नहीं तुम्हारी बहन है? आखिर कहीं धिया है वे। तुमने पूछा नहीं जाके? तुम्हारी बहन थी, जाके पूछ लेते। क्या करूं, उसी से पूछ लेते शरीफा बीबी से मेरी बेटी किधर है। वो मेरे सामने करे आवे तो मैं पूछा हूं। नहीं, जब उसको मारने के लिए पकड़ लिया गया तो वैसे सामने नहीं आ सकती वो क्या चुप के फिरती थी यहाँ पे? जितना फिर दिया या ना फिर दिया, या वो किसी सैरे पे रहती थी जो तुम लोगों का जाना मुश्किल था वहाँ पे? मैं जरे वेले गया हूं वाले ये वाकया सुनने से भी। हाँ, आप तो सुनी सुनाई बात हो गई ना, आप तो जितनी अजीतें उसको दे लिया, अब तो सुनी सुनाई बात होगी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद खलील। क्या लगते हैं तुम्हारी शरीफा बीबी? फुफ्फो लगती है। तुम बेटे हो इनके? जी मैं बेटा हूँ। मारा क्यों था उसे? मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? जी। तुम्हारे से कोई रंजिश तो है ना उनकी? मेरी बहन है उनके पास। बस बहन है? जी। तो जाके पूछ लेते बहन किधर है। मैं तो मुल्तान में था, मैं कैसे जाके पूछ लेता? नहीं तो जब बहन अगवा हो गई तुम्हें पता ही नहीं? मैं मुल्तान में था। मुल्तान में थे ना भाई, मरीख पे तो नहीं थे। मजदूरी करता हूँ, वहाँ से कैसे आ? हाँ, तो फोन करके पूछ लेते, फुप्पो मेरी बहन का इल्जाम तुम पे है, किधर है मेरी फुप्पो? मेरा फोन अटेंड नहीं करते थे। तो आके पूछ लेते, मुल्तान पे थे। एक बार फोन किया था, उनकी बेटी ने गालियाँ देना शुरू कर दी, मैंने फोन बंद कर इसी दिया। जगह पे रहती है, इसी इलाके में रहती है ना शरीफा बीबी? तुम भी इसी इलाके के रहने वाले हो ना? छुट्टी तो आते ही होगे कभी? आते हो ना कभी? तो आते ही होगे ना छुट्टी? बिल्कुल आते हैं। तो जाके पूछ लेते, फुप्पो भतीजी किधर है? उसकी भतीजी लगती थी ना? जी बिल्कुल लगती थी। जाके पूछ लेते। मैं आया नहीं तो जाके पूछता कैसे? तो फिर रंजिश क्यों रखी हुई थी? रंजिश कहाँ रखी हुई थी? कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई तो की थी ना उसके खिलाफ? जी। तो रंजिश की वजह से की थी ना? तो भाई ने की थी। जिसने भी की थी भाई, जाके वैसे क्यों नहीं पूछा? फोन ये पे सब ये तो सब बातें ना। हाँ भाई, तुम्हारी क्या लगती थी? शरीफा मेरी मादरी बहन। क्या लगती थी? बहन। बहन लगती थी तुम्हारी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रसूल बख्श। रसूल बख्श नाम है।
तुम्हारा क्या मसला था शरीफा बीबी से, क्यों नाराज थे? ये शरीफा महिला दुख है। वो तो चलो ठीक है, वो तो तुम्हें वो दुख मेरी जितना बहन है वो तो इसीलिए तो तुम खड़े हो ना यहाँ पे, मस्जिद में तो नहीं खड़े हो इस वक्त, तुम लोग हवालात में खड़े हो। वो मेरी बहन है। वो मुझे पता है तुम सबकी बहन है, उसके साथ गैरों ने नहीं किया, अपने अपने भाइयों ने किया, अपने भतीजों ने किया है, गैरों ने नहीं किया। तुम्हें दुख है इनके साथ कि इन्होंने तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हारी बहू जो है घर से ले ली वापस, ये लोग ले गए उसको, ले गए। दुख है, इनसे नाराजगी है, इन पे दुख था? मैं तो इन पे दुख नहीं था, तुम्हारे बेटे का घर उजाड़ दिया, इन पे दुख नहीं था? बेटा बस अपने इन पे दुख नहीं था? नहीं, इन पे भी दुख नहीं था? कहीं प्लान तो नहीं किया हुआ था कि तुम्हारी बहू है, ये लोग ड्रामा करेंगे, घर से ले जाएंगे, उसके बाद उसको तुम शरीफा पे इल्जाम डाल दोगे? वो हूँ शायद वो घेन गया, उनको शरीफा घेन वजह कोई घेन। हाँ, अब तो सारी बात है ना। क्या नाम है तुम्हारा? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। क्या लगते हो शरीफा बीबी के? फूफो है मेरी। फूफो है जी। तुम्हारा इस सारे मामले में अमल दखल कितना का? मैं यहाँ मौजूद नहीं था। सारे ही नहीं थे, अभी तो वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, कोई भी नहीं था। इज्जतदार हो? जी जी। इज्जतदार तो थानों में भी नहीं खड़े होते आप। तो ये तो मजबूरी की वजह से खड़े हुए, उसने नाजायज मुनव्वस किया हुआ तो खड़े हुए। क्या नाजायज मुलव्वस किया? और क्या है, जो उसकी हालत है, जिस तरह से उसको मारा गया है, उसने खुद तो नहीं अपने पाँव काटे? उसने नहीं काटे, जिसने काटे वो जो दिमाग तो नहीं खराब जो हमने जो बात सुनी हम तो वो बता रहे हैं ना। सुनी सुनाई सबने सुनी हुई है यहाँ पे, लेकिन उसका दिमाग तो नहीं ना खराब कि अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और वो सबके ऐसे नाम लेती जाए। उसने बाकी गांव के लोगों के नाम क्यों नहीं लिए? जो 2 तारीख में अखबार में उसने लिखवाया था, वो अखबार वालों ने खुद लिखा था। उस वक्त तो भाई उसकी कंडीशन ऐसी थी ना कि वो बोल नहीं पा रही थी ज्यादा, जितना उसको बोला जा रहा था उसने उतना बोल दिया। वो लेकिन तुम जिस तरह जो 2 लिखवा सकती थी वो दूसरों को भी लिखवा सकती थी। थी। मुझे लगता है किसी अच्छे वकील ने पट्टी पढ़ाई हुई है। हमारे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, हम मजदूर आदमी हैं। क्या मजदूरी तो सारे करते हैं ना, ज़ाहिर भूखा तो कोई नहीं मरता। किस लिए आए हो यहाँ पे? क्या लगता है शरीफा बीबी के? वो सारे रिश्तेदार पानवे हैं। तो फिर नाम क्या तुम्हारा बीच में? मेरे ना खुदा बख्शे थे, लेकिन वो इन्होंने लिखा है ना, मुदई ने लिखवाया। मुदई का दिमाग खराब है भाई, वो जिंदगी मौशी कश्मकश में है, तुम क्यों मुलव्वस हो भाई? क्या लगते हो उसके? साडा ये भड़मिया लगदे तुम भी नहीं होगे वहाँ पे? नहीं उठे नहीं थे, मुल्तान से। तुम सारे वहाँ पे नहीं थे? वहाँ पे कोई जिन भूत था जिसने आके उसके पाँव काट दिए, जिसने उसकी आंखों में किसी का दिमाग खराब होता है कि कोई अपनी आंखों में छुरियां मार ले, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं। नाज़रीन, इस वक्त ये सफाक लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहन को जिस बेदर्दी से मारा, जिस तरह से उसकी फुटेज में भी आप देख सकते हैं। मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ कि जिस तरह से उसको पाँव काट दिए, उसकी टांगों की नसें काट दी कि वो कुछ सेकंड्स में ही दम तोड़ जाए, किस तरह से उसके हाथों को काटा गया, उसकी उंगलियां काटी गई, उसकी आंखें छुरियों से निकाली गई। ये सब लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, शायद कोई किसी सियारे की मखलूक जमीन पर आई और ये सब शरीफा बीबी के साथ बर्पा करती निकल गई। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं, रंजिशें भी इनकी चल रही हैं, अदालती कार्रवाइयाँ भी इनकी चल रही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब ड्रामा शायद इसलिए रचाया गया कि ये बच जाएं। काफ़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने उसको मारा, लेकिन कानून की गिरफ्त से आखिर जो करने वाला होता है, जो मुल्जिम होता है, वो जल्दी बच नहीं पाता। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो गिरफ्त में आ ही जाता है। ये अब सब डिनाई कर रहे हैं इस बात से, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, ये खुद पेश हुए, किस तरह से सारा मामला सामने आया, पुलिस से ही बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी मौजूद हैं राना गुलाम असगर साहब। उन्हीं से पूछते हैं कि इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि मुल्जिमान ने तो बरमला कह दिया है कि उनमें से कोई यहाँ पे था ही नहीं जब तक गिरफ्तार है। तो फिर कौन था वहाँ पर? पुलिस ने उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। राना साहब, ये बताइएगा कि मुल्जिमान ने तो साफ कह दिया कि ये लोग वहाँ पे थे ही नहीं, तो फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके क्यों ले आई? ये देखें, कोई मुलजम भी हो ना, वो चाहे कोई भी वारदात करे पहले तस्लीम नहीं करता। अच्छा, तो इसको तो मुद्दईया मुकदमा ने उन्होंने इनका नाम लिखवाया। क्रिमिनल थे वहाँ पे, पहले से आदमी मुजरिम है, पहले भी इनके खानदान क्रिमिनल, पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, इनके डकैती के मुकदमा हैं। इन जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं लोग, इनके रिश्तेदार हैं, करीबी आपस में एक ही हैं। अच्छा, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से हमने कोई लगे 15-20 मिनट हमें ढूंढते ढूंढते वहाँ मौके पे पहुँचे। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ गए तो वो अकेली पड़ी थी एक घर में, वीरान से जगह कमरा था, 2 कमरे थे, एक कमरा अलहदा था, उसमें ये अकेली ही पड़ी थी बेचारी। अच्छा, हाँ, वहाँ और कोई नहीं था उसकी औलाद में कोई से? भी नहीं था, अकेली थी वो। इनके औलाद को या इनको तो हम नहीं इतला दिए, इनको तो बेचारों को बाद में पता लगा, इसके वर्षा को। अच्छा, बेटी या बेटा उसमें से कोई वहाँ पे नहीं था? नहीं, उस वक्त जब वो चीखो पुकार करते, जैसे हम वहाँ मौके पे पहुँचे, ये बाहर से चीखो पुकार कर रहे थे। अच्छा, भाई जैसे भी हम गए तो वो भी वहाँ आ गए, हम भी आ गए। उनका हम डर के, इनके डर की वजह से छुपे हुए थे, आप आ गए, हम भी आ गए। फिर उनके साथ हमने उनको उठाया है। अच्छा, तो क्या पुलिस ने क्या देखा? खातून की हालत तो काफी की हालत तो इंतहाई खतरनाक थी। ये तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी, उसकी ज़िंदगी दे दी। तो उसकी तो वो
वो घर किसका था इनमें से जो हिरासत में लिए गए, इनमें से किसका घर? इनमें से मोहम्मद असलम है, अभी वो मफरूर है। अच्छा। उसके ताक़ुब में हमारे DPO साहब ने कुछ टीमें बनाई हुई हैं, उसका भी ताक़ुब किया हुआ है। तो इनमें से वो तो असलम का घर था जो उसने काटे थी, या उसके भाई का जो यहाँ खलील पकड़ा हुआ है, उसका वालिद पकड़ा हुआ है। FIR में दफात कौन कौन सी लगाई? हाँ, दफात 324 इरादा कत्ल है। अच्छा, इरादा कत्ल। हाँ, और 365 अगवा है, 334 आंखों की तकलीफ में, और 149 दफ़े जो हैं वो मैंने पूरे लगाए। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमें वक्त दिया। पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ रही है, और पुलिस अभी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं जो कि नामजद किए गए हैं उन्हें भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेगी। तफ्तीश में आगे क्या रंग आता है, मुल्ज़िमान को पुलिस किस तरह से मना पाती है, कौन बेकसूर है, कौन कसूरवार है, बीच में असल कसूर किसका था, किसने मारा, किसने क्या क्या किया, अब ये पुलिस बहुत जल्द इससे पर्दा उठाएगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चलेंगे मजहबी स्कॉलर की तरफ, उनसे पूछेंगे कि इस्लाम कहाँ इजाज़त देता है इस तरह से किसी इंसान पे, घर में किसी औरत, हवा की बेटी का मामला ये एक अलग बात है, किसी इंसान को भी अजियत देना, इस्लाम इसके बारे में क्या हिदायत करता है, मजहबी स्कॉलर से जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं कि इस्लाम एक वसी तरीन मज़हब है और इस्लाम में कभी किसी को अजियत नहीं दी जाती। हमारे मज़हब में जहाँ पानी बहाना भी हराम करार दिया गया है, वहाँ किसी का खून बहा देना इतने आराम से कि कहाँ से जायज़ है। इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लाम इसकी क्या इजाज़त देता है। इलामा साहब, इस्लाम में इंसान को मारना, उसको अजियत देना, इस्लाम तो किसी जानवर पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता, फिर हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। इस्लाम ने औरत को जो मकाम और एहतराम दिया है, दुनिया के किसी मुआशरे ने, किसी तहज़ीब ने, यहाँ तक के मौजूदा दौर की तरक्की याफ्ता अक़वाम ने भी वो मकाम औरत को नहीं दिया। मैं इस केस के बारे में बात करना चाहूँगी, जिस केस में शरीफा बीबी को जिस तरह से उसके सगे भाइयों की जानिब से, एक तो होता है ना हाथ से थप्पड़ मार लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है, औरत से ऊंची आवाज़ में बात करना, ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो कि शायद इस केस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस केस में तो दोनों पाँव काट दिए गए, नोकदार छुरी से, तेज़धार आले से आंखें निकालने की कोशिश की। बात भी क्या सिर्फ रिश्ते का, वट्टे सट्टे का तनाज़ा, इसमें कहाँ इस्लाम की रूह से किस तरह देखते हैं? मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि इस्लाम ने औरत पर तशद्दुद करने से सख्ती से मना किया है, यहाँ तक कि खामद को मना कर दिया कि वो औरत को ज़दोख़ूब न करे। और एक दो इस्तिस्ना हैं जिनमें औरतों पर सख्ती करने की इजाज़त है, वो ये है कि जब वो खिलाफ शरा हरकत कर रही हो, भी क्या हाथ उठाने की उसमें चेहरे पर मारने की इजाज़त नहीं है, हर मुमकिन तरीके से उसको समझाया जाए। हुदूद लॉज जो हैं वो इस्लाम से रिलेट करते हैं, हुदूद लॉज में इसकी पनिशमेंट क्या होगी? अगर इस्लामी कानून हो तो आंख के बदले आंख निकाली जाएगी, अच्छा, हाथ के बदले हाथ काटे जाएंगे, पाँवों के बदले पाँव काटे जाएंगे, ये शरीयत का कानून है। अल्लामा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से, इस्लाम औरत पर तशद्दुद की इजाज़त कितनी देता है, और अगर हम हुदूद लॉज की बात करें, शरीयत के मुताबिक कानून की बात करें, तो उसमें इसकी सज़ा क्या है? आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, और जान के बदले जान। इस हवाले से हमें अल्लामा साहब ने काफ़ी ब्रीफ किया। अब कानूनी राय क्या है इस हवाले से, कानून क्या कहता है? इस्लाम ने तो बयान कर दिया सब कुछ, इंसान समझने से कासिर है, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि इस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइज है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब इसकी सज़ा क्या होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम माहिर कानून से ही बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस केस में जो गवाहान हैं, उन्होंने किस तरह से क्या देखा, वो मौजूद थे या उन्होंने सुना, वो गवाहान क्या कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उसके बाद हम माहिर कानून से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग मौजूद हैं जो कि अपनी आंखों से वो मंजर उन्होंने देखा। एक तो नुसरत बीबी जो कि बेटी थी, उन्होंने तो खुद वहाँ देखा किस तरह से मारा पीटा गया, लेकिन उसके बाद दो और लोग भी थे
जिन्होंने बाद में वहाँ पे जाकर क्या देखा, वो 2 लोग कौन थे जिनको पुलिस ने गवाहन के तौर पर भी इस वक्त नाम लिखे गए उनके, और उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, उन्हीं से पूछते हैं जो कि शरीफा बीबी के बेटे भी हैं। इस वक्त उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा, शरीफा बीवी का बेटा हूँ मैं। अच्छा आसिफ, आप उस दिन कहाँ थे जब आपकी अम्मी और आपकी बहन जो थी वो अदालत गई थी गवाही के लिए? जी मैं घर पे ही था, लेकिन थोड़ा सा घर से बाहर था, तो मेरी वालदा गई हुई थी। फिर पता पेशी पे कैसे गई हुई चला? थी। तो मुझे ये पता चला कि आज पेशी पे गई हुई वालदा, तो लेट हो गई। मैंने फ़ोन किया तो उनका नंबर ऑफ जा रहा था। फिर मैंने वकील साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा वापस घर गई हुई हैं। तो फिर भी हमने आधा घंटा लेट किया, फिर देखा तो नहीं आई। फिर हमें किसी ने बताया कि उनको दोनों को, माँ बेटी को, जो है मोटरसाइकिलों पे लोग उठा के लेके जा रहे थे। बताया किसने आप लोगों तो को? किसी और गैर ने बताया कि आप रास्ते में आने जाने वाले ने बताया किसी ने। तो फिर हमने जो है ना ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने अपने भाई से कॉल करी, तो भाई से बुलाया भाई को कि आप आए। वालदा का पता नहीं चल रहा है कहाँ गई है, वहाँ से आ गई है। फिर भाई आए और आप लोग ढूंढते हुए निकले? जी, फिर मेरा भाई आ गया मेरे पास, हमने फिर ढूंढने की कोशिश करी। फिर हमारे दिमाग में एक सोच भी आई कि इन लोगों के साथ थोड़ा सा वो चल रहा था, वटे सटे का मसला चल रहा था कि वहाँ पता करते हैं शायद वहीं हो। वहाँ जब हम गए तो उनके घर पे जब देखा तो कोई भी नहीं था। उनके कमरे में ताला लगा हुआ था। जब वो हमने ताला तोड़ने की कोशिश की तो अंदर से मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सी आ रही थी, तो किसी के कराने की, किसी के कराने की आवाज़ें आ रही थी। फिर हमने 15 पे कॉल भी करी और ताला भी तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ा तो हमारी वालदा जो है ना खून में लथपथ पड़ी थी, उनके पैर भी काटे हुए थे, आंखें भी। आप भी साथ गए थे? क्या नाम है आपका? आजम नाम है। अच्छा आजम, उस वक्त आपने क्या देखा? नुसरत बीबी कहाँ थी? वो जिस तरह हाथ पाँव उनके बांधे हुए थे, वो होश में थी? अम्मी मतलब खत्म हो गई, पाँव दोनों कटे हुए थे, आंखें निकली हुई थी, हाथ भी जख्मी थे। हाँ। और पूरे जिस्म पे जिस तरह खून था पता नहीं। फिर आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद 15 पे कॉल की और गाड़ी आई है, वहाँ से लेके सीधा निस्तर आए हम लोग। तो सिस्टर ने, आप लोग 2 ऐसे लोग हैं अपनी बहन के बाद जिन्होंने फौरी तौर पर वहाँ जाकर जाए वकूअ पर खुद देखा आपकी वालदा किस तरह खून में लथपथ हैं, किस तरह से उनको मारा पीटा गया है। गो आपने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन वो डेरा उन्हीं का था, वो घर उन्हीं का था। तो आप लोगों को तो जिंदगी का खतरा भी होगा। आप लोगों को किसी किस्म का कोई थ्रेट दे रहे हैं वो लोग? अभी फोन भी आ रहे हैं उनके बार बार कि हम लोग तुम्हें मार देंगे, मतलब जहाँ भी मिलोगे मार देंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं। कौन फोन कर रहा है? कौन लोग? असलम है नाम और मुनीर है जो फरार है। जी। अच्छा। और तीसरा है अब्बास। हाँ। वो तो आप लोग छुप के रह रहे हो? जी छुप के रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। वो यहाँ तक कि हॉस्पिटल के गेट पर भी आते रहे, 2-3 बार आए। अच्छा, हॉस्पिटल के गेट पे आते रहे हैं। नाजरीन, शरीफा बीबी के 2 बेटे, पहले शरीफा बीबी को निशाना बनाया गया, एक बेटी को पहले ननिहाल ने निशाना बनाया। अब ये मज़ीद 2 बच्चे जो कि छुप के रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं कि ये ज़िंदा हैं तो इसके बाद अपनी माँ की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन वो सफाक लोग इनकी भी जान के दर पे हैं। ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं तो ये शायद यही जानते हैं। अब माहिर कानून की जानिब चलते हैं। इस केस की कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में कहाँ पर पुलिस की जानिब से कुछ ऐसी दफात हैं जो लगाई गई या नहीं लगाई गई, उनका कितना असर है, या मज़ीद बासर इस केस को कैसे बनाया जा सकता है? ये चल के माहिर कानून से पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, शेख मोहम्मद फ़हीम साहब। उन्हीं से जानते हैं कि कानून में इन इक़दाम की हैसियत क्या है, किस तरह से अगर ये साबित हो जाता है तो क्या सज़ा हो सकती है, कानून इसके हवाले से पाकिस्तान का क्या कहता है। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए शेख साहब। शेख साहब, बताइएगा कि आपने तमाम प्रोसीजर तो देखा, किस तरह से खातून को ज़ख्मी किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पीपीसी के तहत किस तरह से सज़ा दी जा सकती है, क्या क्या दफ़ात लग सकती हैं अगर इस हद तक एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तशद्दुद करता है? पहली बात तो ये है कि किसी बंदे को अगवा करने के लिए एक जुर्म है 365। अच्छा। और अगर उसको अगवा के लिए तावान तलब किया जाएगा तो फिर उसका 365 APPC नाफिज होगा। अच्छा। इस मुकदमे में 365 की हद तक कोई दफ़ा उन्होंने शामिल नहीं की। एग्जैक्टली। दूसरी दफ़ा जो उन्होंने शामिल की है वो 324 है, वो इरादा कत्ल है। अच्छा। और तीसरी दफ़ा जो शामिल की है उन्होंने वो की है 334, वो किसी जिस्म के उज़्व के ज़ाया होने की वो दफ़ा है। अच्छा। 148 और 149 जो है वो 4 से ज़ायद जो है वो कोई लोग जुर्म करे तो उनके पे 148, 154, 48, 149 नाफिज होता है। सही। और अगर 4 बंदों के हाथ तक हो तो दफ़ा 34 PPC नाफिज होता है। इस मुकदमे में सबसे पहली दफ़ा जो है वो 365
वो उसमें नहीं लगाई गई, आमदन नहीं लगाई गई कि वो अगवा का जुर्म उसका वो ख़त्म हो गया। सही। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी खातून को इस तरह अगवा करना और फिर तशद्दुद का निशाना बनाना, वो जुर्म जो है वो जाता है 780A में। वो उसकी वजह ये होती है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर जो है वो पब्लिक में जब आएगी, वो भी इस FIR में नहीं लगा हुआ, वो भी FIR में नहीं लगा। तो मेरी नज़र में पुलिस ने वो इस FIR में मुलज़मान को बचाने के लिए या उनके जुर्म की शिद्दत को कम करने के लिए ये 2 दफ़ात जो है 365 और 780 इसमें नाफिज नहीं की, वो होनी चाहिए। ठीक। अच्छा ये भी बताइएगा शेख साहब, ऐसे सिनेरियो में माँ बेटी को अगवा करना, उसके बाद लाके बेटी को रस्सियों से बांध देना, क्या इस पर भी कोई दफा लगती ये है? मैं गुजारिश करता हूँ ना कि ये अलग-अलग सीन है दो, कि उनको अगवा करना एक सीन है, उसके बाद उन्हें ला हब्से बेजा में रखना, हब्से बेजा में रखना एक सीन है, फिर उनके साथ तशद्दुद करना तीसरा सीन है। अगर एक खातून माफ़ कर देती हैं या इसकी वो बेटी माफ़ कर देती हैं, सगे भाई हैं, वो ब्लड रिलेशन हैं, तो इसमें किस हद तक जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उनके बचने के लिए चांसेस कहाँ तक? ये तो जो है ना कसास है दियत के तहत। अच्छा। कत्ल के जुर्म में भी कसास और दियत में फ़र्क भी बता दें। कसास जो है वो कत्ल में होता है। अच्छा। और दियत जो है वो कत्ल माफ़ करने की सूरत में और ज़ख्मों की सूरत में होती है, हर्ट की सूरत में होती है, किसी शख्स को इज़ा पहुँचाने की सूरत में हो जाती है, ये दियत होती है। और कसास जो है वो कत्ल के लिए होता है, या कत्ल के लिए होता है, या फिर जो जुर्म किया जाता है वो आपने देखा होगा कि जावेद इकबाल एक कातिल था, उसने 64 बच्चों को जो है वो कत्ल किया था। वो तो उसमें जो अदालत ने उसको सजा दी थी कि इसके जिस्म के 64 टुकड़े कर दिए जाए, तो वो उनका कसास था। सही, वो उनका बिल्कुल इक्वल जो है। वो उनका कसास। अच्छा, अब इस केस में पुलिस को ऐसा क्या करना चाहिए कि मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके? आप क्या समझते हैं बीइंग अ लॉयर? मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस अगर दुरुस्त लाइन पे तफ्तीश करेगी तो मुल्ज़िमान दफात और लगनी चाहिए, और दफात भी लगनी चाहिए, और तफ्तीश भी ध्यानदार। मैंने बताया कि 365 इसमें लगनी चाहिए, 780 लगनी चाहिए, एक इसमें दफा लगेगी 337D। वो ऐसी ज़रबात जो 780 तो सर दहशतगर्दी की दफा, दहशतगर्दी की दफा, ये केस वहाँ जाना चाहिए दहशतगर्दी की अदालत में। उसमें तो ये होता है कि वेपन अगर आप ओपन नहीं, वेपन की बात नहीं है उसमें। वेपन कोई भी हो, चाहे आपने हाथों से मारा हो, लेकिन उसमें लग सकती है। हाँ जी, सेंस ऑफ उसमें पहली जो है आंसर जो है वो 780 का वो ये है कि अगर पब्लिक में सेंस ऑफ फियर पैदा हो जाए, पब्लिक में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाए। हाँ जी, एक खातून है वो वॉक करने के लिए जाती है, एक या 2 खवातीन को मतवातर लोग मारते हैं, तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है। बच्चियाँ जो हैं वो, औरतें जो हैं वो वॉक के लिए नहीं जाएंगी फिर दोबारा। तो ये 780 इसलिए लगती है कि मुआशरे में जो बदअमनी है या पैनक है या जो खौफ पैदा हो गया, उसको कर्टेल किया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने इस हवाले से आगाह किया। जितना भी कानून के तहत इन मुल्ज़िमान को सज़ा दी जा सकती थी और जो दफ़ात मज़ीद इस पर पुलिस की जानिब से नहीं लगाई गई और वो लगाई जा सकती थी, हमें माहिर कानून ने बताया। इंसान जब अपनी इंसानियत खो देता है, जब वो इस नहज तक चला जाता है, जब उसे अपने रिश्ते नातों की पहचान ख़त्म हो जाती है, जब उसमें इंसानियत की ही हैसियत, इंसानियत की पहचान ही ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त मुआशरा इस तरह के वाक़यात से भर जाता है, जो कि आज हम अपने मुआशरे में भी देखते हैं। हमारे मुल्क में इसकी वजह, हमारे मुआशरे में इसकी वजह मुआशरा ख़ुद है, या लैक ऑफ एजुकेशन है, या अरबाब इख्तियार है, कुछ भी है, लेकिन कानून कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। कानून जब कमज़ोर हो जाएगा तो इंसान भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ना तो उसे अपनों की पहचान रहेगी, ना उसे पराये की पहचान रहेगी। इसी हवाले से अगर बात की जाए इस इलाके की, तो इस इलाके में ऐसे बहुत सारे केस पहले भी रजिस्टर्ड हुए जनूबी पंजाब में। रिसेंटली अगर बात की जाए कंदील बलोच के वाक़े की, तो शायद अभी तक लोगों की ज़हनों से उसकी छाप उतरी नहीं। पहले चले जाएं तो गैंग रेप के किस्से भी ख़वातीन के हवाले से यहाँ पर आम रहे, जिसमें सर फहरिस्त मुख्तारा माई रही, और पता नहीं कितनी ऐसी मुख्तारा माई भी होंगी जिनकी FIR तो रजिस्टर्ड हुई, लेकिन वो केस आगे परसू नहीं कर सकी। कब तक यहाँ पर इंसान इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा, ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल होती रहेंगी, कब तक अपने ही खून के प्यासे बने रहेंगे? ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।